चैप्टर 14 एक्सरसाइज 1 फर्स्ट का 9th क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन का 9वां प्रश्न में हम आए थे। इसमें दिए गए पर गणितीय कथन को सही है या गलत ये बताना है, और सही है तो फिर क्यों है और गलत है तो क्यों है, उसका कारण भी हमें बताना है। ठीक है, तो 9वां है x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड फॉर ऑल एक्स वाई जेड फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, एक्स वाई जेड सभी क्या है, रियल नंबर को बताते हैं। एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर को, वास्तविक संख्या को बताते हैं। रियल नंबर मतलब कि कोई भी संख्या हो सकती है, वो दशमलव में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी, ज़ीरो में भी, रूट ओवर वाली संख्या भी, सभी प्रकार की संख्याओं को रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो कोई भी नंबर एक्स वाई जेड की जगह में हम लिख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अब सही है या नहीं। तो एक्स वाई जेड की जगह में अगर आप कुछ भी रख के देखिए, फॉर एग्जांपल 1 2 4 और 1 2 4 रख के देखते हैं, तो 1 और 2 को ऐड करने पे क्या मिलेगा, पहले 1 और 2 को ऐड करेंगे, फिर उससे 4 को माइनस कर देंगे, उसके बाद 4 करेंगे और उससे एक्स की जगह में 1 रख करके उसको प्लस करेंगे। ठीक है, तो 2 + 3 एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं ना, -4 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 में 4 को माइनस किए तो -2 आया, क्योंकि माइनस में 4 और माइनस प्लस अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 1 - 2 और 3 में 4 को माइनस करेंगे तो -1 इज इक्वल टू -1 - 2 मतलब कि -1, एक दूसरे के बराबर आया है ना। तो इस प्रकार से यह दिया गया स्टेटमेंट क्या हो गया, सभी रियल नंबरों के लिए सत्य हो गया है ना। तो दिया गया कथन सत्य है। आंसर में क्या आएगा, सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि अगर हम ये ब्रैकेट ओपन करते हैं तो माइनस और प्लस साइन पे कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि ये जो माइनस साइन है वो प्लस के बाद है ना। अगर ब्रैकेट ओपन करने पर भी ये माइनस प्लस नहीं होगा। उसी प्रकार से एक्स प्लस वाई माइनस जेड में अगर ब्रैकेट ओपन किया जाए तो प्लस और माइनस का इंटू होने पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस वजह से क्या लिखेंगे यहाँ पे, सत्य है, क्योंकि यहाँ पर धनात्मक व ऋणात्मक चिन्ह परिवर्तित नहीं होते हैं। यहाँ पे कोई भी माइनस या प्लस चिन्ह परिवर्तित नहीं होते हैं। इस वजह से यह दिया गया कथन ऑल रियल नंबर्स के लिए सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद दूसरा प्रश्न। नीचे दी की सूची में कुछ अभिगृहित प्रमेय एवं परिभाषाएं दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें। अभिगृहित मतलब कि वो कोई स्टेटमेंट या कोई परिभाषा नहीं है, वो सत्य है ना। सत्य भाषा को ही लिखा है कि ऐसा होता ही है ना, निश्चित है ना। उसके बाद प्रमेय, जो हमने अभी तक पढ़ा है गणित में, कुछ प्रमेय परिभाषाएं पढ़ी हैं, वह सब आगे दिया गया, इन्हें ध्यान से हमें पढ़ना है। पहला कथन दिया हुआ है, पूर्ण हिस्से से बड़ा होता है। पूर्ण मतलब कि किसी चीज़ का पूरा हिस्सा, पूरा मतलब टोटल भाग उसके हिस्से से, जैसे ये वृत्त है, इसका 2 या 4 हिस्सा हम कर देते हैं तो ये पूरा वृत्त उसके एक हिस्से से, 4 हिस्से में से एक हिस्से से बड़ा होगा।
तो ये सत्य है, ये अटूट सत्य है, कथन एकदम रियल है उसका, है ना। इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है, कथन है, वो सत्य अभिगृहित होगा। दूसरा कथन दिया हुआ है, यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं की माप अलग अलग हो तो, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप अलग अलग हो तो वह त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज होता है। ये हम परिभाषा में पढ़ चुके हैं। त्रिभुज की परिभाषा में 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, एक तो समबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज और एक विषमबाहु त्रिभुज, है ना, जिसकी तीनों ही भुजाएं आपस में लंबाई के हिसाब से अलग अलग होती है। इस वजह से इसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है, कथन है कि यदि n विषम पूर्णांक है तो n जो है वो विषम है तो n = 2k+1 लिखा जा सकता है, जहाँ k कोई पूर्णांक है। ये भी एक परिभाषा है ना। अगर हम सम संख्या को बताते हैं तो n = 2k लिखेंगे। अगर विषम संख्या को बताते हैं तो 2k में 1 ऐड करने पर वो विषम संख्या k कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है। ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 4 दिया हुआ है, 2 त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज की भुजाएं, 2 त्रिभुज बना लेते हैं, 2 त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं से ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर ऐसे करके 2 त्रिभुज आपस में बना लेते हैं। अब बोल रहे हैं कि भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं से, ए बी की संगत भुजा पी क्यू ये बराबर है ए सी की संगत भुजा पी आर, ये बराबर है दोनों आपस में ए सी और पी आर, और बी सी की संगत भुजा क्यू आर, ये दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। ये हमने प्रमेय में पढ़ा है। कौन से प्रमेय में? भुजा भुजा भुजा, SSS प्रमेय में हमने पहले पढ़ा हुआ है ना। तो कुछ परिभाषा, कुछ अवगृहित और कुछ प्रमेय यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये कथन क्या कहता है कि भुजा 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 सर्वांग समता से 2 त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। 5वां कथन है, यदि कोई दो वस्तुएं तीसरी वस्तु के बराबर हो तो, यदि कोई 2 वस्तुएं तीसरी वस्तु के बराबर हो तो, यदि कोई 2 वस्तुएं क्रमशः तीसरी वस्तु के बराबर हो तो, मतलब फर्स्ट वस्तु थर्ड वस्तु के बराबर है और सेकेंड वस्तु भी थर्ड वस्तु के बराबर है। अगर ये 4 है तो ये भी 4 है, और अगर ये 5 है, जैसे मान लीजिए 5 है तो ये भी 5 ही होगा, है ना। बराबर हो तो पहली दोनों वस्तुएं भी एक दूसरे के बराबर होंगी। पहला और दूसरा भी आपस में बराबर होता है। ये अवगृहित है, अटूट कथन है। ठीक है। अब ऊपर दिए गए कथनों के आधार पर नीचे दी गई जानकारियों के लिए संभव निष्कर्ष कथन लिखिए। हमने ऊपर जो जानकारियाँ पढ़ी उन्हें ध्यान से पढ़ने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। जैसे कि पहला प्रश्न दिया हुआ है, त्रिभुज आर एस टी और त्रिभुज एक्स वाई जेड में आर एस = एक्स वाई है, एस टी = वाई जेड है और टी आर = जेड एक्स है, तो एक्स एक्स है। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है ना। तो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन को बना के दिया हुआ है, जैसे यहाँ कथन 4 के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। कथन 4 में हमने पढ़ा था कि यदि दोनों 2 त्रिभुज हैं, ठीक है, 2 त्रिभुज बोल रहा है आर एस टी और एक्स वाई जेड, बना लेते हैं। एक आर एस टी और दूसरा त्रिभुज है एक्स वाई जेड, ठीक है। तो आर एस जो बोल रहा है वो एक्स वाई के बराबर है, आर एस भुजा एक्स वाई के बराबर है, और एस टी भुजा वाई जेड के बराबर है, आर टी भुजा या फिर टी आर भुजा जेड एक्स के बराबर है। तो
चौथा कथन में हमने पढ़ा था कि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं अगर बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो कथन 4 के आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आर एस टी सर्वांग सम हैं किसके? सर्वांग सम है त्रिभुज एक्स वाई जेड के। ठीक, कौन से सर्वांग समता से? भुजा 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 सर्वांग समता से। इसी प्रकार से दिए गए ऊपर कथन में से ये जो क्वेश्चन है वो किस क्वेश्चन की कौन से कथन पे भी फिट बैठता है, क्वेश्चन को पढ़ के समझ के हम बताना है और उसको लिखना है कौन से कथन से है, कौन से कथन को ये डिनोट कर रहा है, बता रहा है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है ए बी इज अपॉन 2 इज इक्वल टू ए सी। ये इनमें से कौन से कथन को बता रहा है? ए बी अपॉन 2 इज इक्वल टू ए सी। ए बी अपॉन 2 इज इक्वल टू ए सी बोल रहा है कि ए सी एक ऐसा वस्तु है जिसका आधा करो या फिर ए सी का आधा ए बी अपॉन 2। ए बी क्या है? ए सी का आधा है। ठीक है, ए बी अपॉन 2 को 1/2 इंटू ए बी इज इक्वल टू ए सी लिख सकते हैं, है ना। तो ए बी जो है वो ए सी का आधा है। ठीक है, इसको अगर ऐसा लिखा जाए तो ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू ए सी भी लिखा जा सकता है ना। तो ए बी एक रेखा है, मान लीजिए ए बी एक रेखा है ना। तो ए बी एक पूर्ण रेखा है जिसका 2 हिस्सा करने पर ए सी उसको जस्ट हाफ में बदल रहा है। ए सी और ए सी को जब हम मिलाकर बनाएंगे तब ए बी बनेगा, है ना। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमने पढ़ा था पूर्ण हिस्से से बड़ा होता है। जो ये पूर्ण ए बी है वो बड़ा होगा किससे? ए सी से। ठीक, तो इसमें क्या लिखेंगे हम? सेकंड क्वेश्चन बनाएंगे तो पहले लिखेंगे जो दिया उसको ए बी अपॉन 2 इज इक्वल टू ए सी। ठीक, ए बी अपॉन 2 इज इक्वल टू ए सी ये दिया हुआ है। या इसको लिखा जा सकता है ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू ए सी। ए बी जितना बड़ा है वो 2 भाग करने पर ए सी के 2 भाग करने पर हमें, या फिर ए सी 2 भाग है जिसका ए बी का, ये बोल सकते हैं इसको, है ना। तो कथन 1 से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं निकाल सकते हैं कि ए बी जो है वो बड़ा है ए सी से, क्योंकि ए सी का 2 भाग करने पर हमें ए बी प्राप्त होगा। ए सी का 2 भाग को जोड़ने पर ए बी प्राप्त होगा। इस वजह से कथन नंबर 1 से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ए बी बड़ा है ए सी से। ठीक है, इसी प्रकार से थर्ड वाली स्टेटमेंट देखते हैं। तो थर्ड इज क्या लिया हुआ है? एल इज इक्वल टू के प्लस 5/2 और 2m इज इक्वल टू के प्लस 5 है, जहाँ के एल और एम सब किसको बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर को। के एल एंड एम बिलोंग्स टू रियल नंबर। दूसरा दिया हुआ है ना, दूसरा हो गया। तीसरा दिया हुआ है कि L is equal to k plus 5/2 and 2m is equal to k plus 5। ठीक है, दोनों की इज इक्वल टू k plus 5 एक हमको कॉमन चीज़ दिख रही है ना। इसको अगर और सॉल्व करके देखें तो 2
2l इज इक्वल टू इंटू करें तो k प्लस 5 एंड और क्या कर सकते हैं 2l माइनस 5 इज इक्वल टू k के बराबर में इसको लिया है इस इतने पूरे को। उसी प्रकार से k इसमें भी कॉमन है ना, तो k के बराबर में एक और समीकरण हम यहाँ पर निकाल सकते हैं 2m माइनस 5 इस तरफ आया तो क्या हो गया -5 इज इक्वल टू k। ये दूसरा मिल गया हमें k के बराबर में, है ना। तो हमने एक और स्टेटमेंट पढ़ा है, जब दो वस्तुएं तीसरी वस्तु के आपस में बराबर है, दो अज्ञात वस्तुएं मतलब अलग वस्तुएं, दो अलग वस्तुएं तीसरी वस्तु के मतलब कि k के बराबर में दो अलग अलग वस्तुएं दिख रही है हमें, दो अलग अलग चीज़ें k के बराबर में हैं, अर्थात दोनों तीसरी चीज़ भी आपस में बराबर होगी। ठीक है। अतः कथन कौन सा कथन था वो, पांचवा अभिगृहित कथन, अभिगृहित था जो। ठीक है। कथन 5 से यह निष्कर्ष निकलता है कि ये समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 है ना। तो समीकरण 1 और 2 से 1 व 2 से वह कथन 5 से यह निष्कर्ष निकलता है कि टू एल माइनस 5 इज इक्वल टू 2m माइनस 5 होगा। ठीक है, दोनों k के बराबर है, अतः दोनों आपस में बराबर होगा। तो -5 एक दूसरे से कट गया, 2 भी एक दूसरे से कट गया, मिला क्या l इज इक्वल टू m। ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 से दोनों चीज़ें आपस में जब k के बराबर है तो दोनों आपस में बराबर होगा। यह निष्कर्ष निकलता है कि जब दो वस्तुएं तीसरी वस्तु से आप बराबर है तो लिख सकते हो, अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बस यहाँ पे बताना है कि कौन से कथन को बताता है। ठीक है, ये जो दिया गया प्रश्न है वो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद चौथा दिया हुआ है, त्रिभुज DEF में DE इज नॉट इज इक्वल टू EF इज नॉट इज इक्वल टू FD। देखकर ही बता सकते हैं कि त्रिभुज में तीनों ही भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, मतलब कि ये विषम बाहु त्रिभुज है, जो कि कथन नंबर दूसरा है ना। कथन नंबर, हाँ, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में अलग अलग है हो तो विषम बाहु त्रिभुज होता है। वो एक परिभाषा है विषम बाहु त्रिभुज की, उसको बताता है। ठीक है, तो ये चौथा है, त्रिभुज DEF में एक त्रिभुज है DEF में जहाँ DE बराबर नहीं है EF के और बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तीनों ही भुजाएं आपस में जब बराबर नहीं है तो कथन दूसरे से यह निष्कर्ष निकलता है कि यह एक विषम बाहु त्रिभुज है DEF, या फिर यह नहीं लिख करके
त्रिभुज DEF एक विषम बाहु त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज DEF एक विषम बाहु त्रिभुज है। पांचवा, 141 एक विषम पूर्णांक है। 141 एक विषम पूर्णांक है, जो कि है 141 एक विषम संख्या है ना। ठीक है, तो 141 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर तोड़ के लिखे तो 2 इंटू 2 का गुणा 70 से करने पे 140 आएगा, उसमें 1 ऐड कर देते हैं, है ना। तो 2k + 1 के रूप में अगर हम लिखना चाहें तो 2 इंटू k की जगह में 70 है +1, 2k + 1, यही विषम संख्या को डिनोट करने के लिए हमें, मतलब विषम संख्या को परिभाषित करता है कौन सा, 2k + 1। और 2k किसको बताता है कि वो सम संख्या है ना। 2k जहाँ पे 2k एक सम संख्या को दर्शाता है, जहाँ k = 70 क्या है, कोई भी सम संख्या है, सम संख्या को बताता है। k क्या है, कोई भी सम संख्या नहीं, सॉरी, k क्या है, एक पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक जहाँ पे k = 70 जो हमने लिया है वो कोई भी पूर्णांक है। अतः कौन से कथन से, विषम वाला कौन सा कथन था, फर्स्ट था क्या, थर्ड। यदि n विषम पूर्णांक है तो n = 2k + 1, जो कि हमने अभी सिद्ध किया है, लिखा जा सकता है जहाँ k कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो कथन दूसरे से यह निष्कर्ष निकलता है कि कि 141 एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, 141 141 एक विषम पूर्णांक है। इस प्रकार से दिए गए कथनों के आधार पर हमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उसके बाद दूसरा कंप्लीट हो गया। तीसरा प्रश्न क्या तीसरा प्रश्न है, चौथा है, इसी प्रकार से दिए गए आगे प्रश्नों को हमें उत्तर देने हैं। ज़्यादातर ये प्रश्न आते नहीं हैं प्रश्न पेपर में। ठीक है, आगे कौन से क्वेश्चन आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे।